ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस। इससे पहले हमने मेडिसिन एंड सोशल साइंस में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम्स, सोशल पैथोलॉजी, सोशल सर्वे, सोशल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजी, बिहेवियर, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं, दैट इज फैमिली। ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारे अलग अलग वीडियोस उनके रिस्पेक्टिव नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक, तो भाई कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस का मतलब होता है कैसे हमारा कल्चर या हमारे कल्चर की कुछ चीजें हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं और हमको बीमारी की तरफ ले जाती हैं। दैट इज कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो कैसे हमारा कल्चर या हमारे कस्टम्स जो हैं या हमारी सोच या हमारे बिलीफ जो है वो कैसे हमारे स्वास्थ्य को फर्क लाती है या स्वास्थ्य पे इफेक्ट करती है और कैसे वो हमें बीमारी की तरफ ले जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीज में। तो कल्चरल फैक्टर्स कैसे हमारे हेल्थ एंड डिजीज को इफेक्ट करते हैं, मुख्यतः 6 तरीकों से। एक तो कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर, कि भाई अपनी तरह की सोच ही कि कोई बीमारी जो है वो क्यों है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अलग ही उसकी इटियोलॉजी निकाल देते हैं, अलग ही उसका क्योर निकाल देते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन, कि कैसे हम आसपास की साफ सफाई ना रखते हुए बीमारी की तरफ चले जाते हैं बस अपनी सोच की वजह से। कैसे हमारी सोच हमारी फूड हैबिट्स को इफेक्ट करती है और हमको बीमारी की तरफ ले जाती है। कैसे जो हमारे कल्चरल बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, वो कैसे माँ और बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। कैसे जब हम पुरानी सोच पर निर्भर करते हैं और पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, वो बीमारी की तरफ ले जाती है। और इनफैक्ट सेक्स और मैरिज से रिलेटेड भी हमारे कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि हमें इफेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्थ को और बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज ये 6 फैक्टर्स याद रखना, कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, फूड हैबिट्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, पर्सनल हाइजीन एंड सेक्स इन मैरिज। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चरल फैक्टर्स में, क्योंकि पता नहीं क्या सोचते हैं और बीमारी को कहां से कहां ले जाते हैं और उसके ट्रीटमेंट में भी पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। इसको समझने की कोशिश करना। पहला होता है इटियोलॉजी एंड क्योर में सुपर नेचुरल कॉजेज, कि भैया कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। सुपर नेचुरल कॉजेज, जैसे कि अगर मान लो किसी इंसान को चिकन पॉक्स हुआ है या उसको कहते हैं कि भैया छोटी माता आई है। छोटी माता आई है मतलब कि भगवान की वजह से, रैथ ऑफ गॉड की वजह से है, भगवान का कोई श्राप लगा है या उस वजह से है। और उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, उसको बीमारी के लिए दवाइयां नहीं देते, पूजा कराते हैं। पूजा पाठ कराते हैं कि भैया छोटी माता आ गई है, पूजा पाठ कराओ तो ठीक होगा। ओ भाई साहब, उसको भी दवाइयां दे दो, बेचारा बच्चा जो है वो वैसे ही सफर कर रहा है, उसको इतनी इचिंग होती है, उसको छोटे छोटे रैशेस निकल आते हैं। तो ना उसको दवाइयां नहीं देंगे या उसको ट्यूब्स वगैरह नहीं लगवाएंगे, उसको पूजा करवाएंगे। भैया दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा वो। बहुत सारे हैं ऐसे, पता। और जैसे कि कोई वेनरल डिजीजेस वगैरह हो गई हैं, कोई स्किन डिजीजेस वगैरह हो गई हैं, तो उसको क्या करते हैं कि भैया कोई टैबू था जो कि तुमने तोड़ दिया है, कोई प्रथा थी, कोई ब्रीच ऑफ टैबू कर दिया है। जैसे इन्होंने ये क्या बोलता है कि कोई लो कास्ट वुमेन है उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया, इसीलिए ये वेनरल डिजीज तुमको हो गई है। तो कुछ भी सोचते हैं, मतलब कि ब्रीच ऑफ टैबू कर दिया तुमने, कोई प्रथा तोड़ दी, इसलिए तुमको ये वेंडल डिजीज हो गई है। भैया वो जो वेंडल डिजीज हुई है वो या तो वही बंदे की वजह से होगी या तो वो इंटरकोर्स के समय प्रोटेक्शंस नहीं यूज किया होगा। भैया वेंडल डिजीज कोई ऐसा नहीं है कि लो कास्ट वुमेन की वजह से कर दी तो हो गई, गलत है।
ठीक है। तो बहुत सारे हैं ऐसे, पता, जैसे कि लेप्रेसी हो गया या टीबी हो गया, बोले तो कुष्ठ रोग वगैरह हो गया, तो ऐसा नहीं बोलते कि भाई इसको दवाई कर दे दो, इलाज करा दो, या ये नहीं समझते कि वो भैया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला की वजह से हो गया होगा या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। नहीं नहीं नहीं, पिछले जन्म के पाप हैं भाई के, तो पिछले जन्म के पाप है ना, इसीलिए इसको कुष्ठ रोग हो गया है, ऐसा बोलते हैं। बताओ कि भाई पिछले जन्म के पाप हैं इसलिए उसको कुष्ठ रोग या क्षय रोग हो गया है। भैया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से हुआ है, और ये किसी को भी हो सकता है, पर नहीं, पिछले जन्म के पाप, मतलब अपनी ही इटियोलॉजी, अपने ही क्योर लेके आ रहे हैं। उसके अलावा तुमने देखा होगा छोटे बच्चों की समय समय पे तबीयत खराब हो जाती है, भाई इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और बाहर के फैक्टर से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। मगर नहीं, ये क्या बोलते हैं, उनको ये नहीं लगता है कोई वायरल आयरल नजर लग गई बच्चे को, बच्चे को नजर लग गई है, और उस वजह से भैया, और क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना इतने क्यूट होते हैं, उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, और इसीलिए उनको नजर से बचाना चाहिए। तो दादा टावल में लपेट के दिन भर थोड़ी रखेंगे, पर नहीं, नजर लग गई इसको ना, काला टीका लगाओ। हे भगवान, ये मेरी माँ ने ना मेरे को काला टीका लगा लगा के, पूरा काजल लगा लगा के काजल बना दिया है सर से पांव तक। तो टीका लगाओ, काला टीका लगाओ, उससे नजर नहीं लगेगी। भैया काजल लगा दोगे ना, उससे ये नहीं होगा कि वो इन्फेक्शन से बच जाएगा, तो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाओ। कोई नजर लगना कुछ नहीं होता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचा के रखो, क्योंकि वो ससेप्टेबल होते हैं, ईवल आई। उसके बाद भी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, स्पिरिट इंट्रूजन। फॉर एग्जाम्पल हिस्टीरिया या एपिलेप्सी होती है, तो जैसे कि लोगों को फिट्स के अटैक आते हैं, तो ये नहीं बोलते कि भैया इसको जल्दी से लेके जाओ, इसको प्रिकॉशंस रखो, इसको अस्पताल में भर्ती कराओ, ना बाबा ना। भाई आत्मा चढ़ गई है उसके अंदर, उसको अस्पताल नहीं लेके जाएंगे, उसको तांत्रिक बाबा के पास लेके जाएंगे कि अरे आत्मा चढ़ गई, निकालो 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 निकालो। भाई वो निकल जाएगा, उसको अस्पताल ले जाओ, बच जाएगा, ऊपर नहीं। अपने ही कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर चाहिए भैया, भाई लोग के अपने ही चल रहे हैं, तो दीज आर ऑल सुपर नेचुरल कॉजेस। ठीक है, समझ में आया? तो अपने ही कॉजेस, अपने ही क्योर चल रहे हैं किसी बीमारी के लिए। ऐसे ही ये तो हो गए सुपर नेचुरल कॉजेज की, अलग ही सोच चलती है इन लोगों की। उसके अलावा फिजिकल कॉजेज भी होते हैं कई, ये उतने गलत तो नहीं होते मगर उतने सही भी नहीं होते, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ वेदर की वजह से होगा बट ऑब्वियसली, तो हीट स्ट्रोक हुआ है तो क्या बोलेंगे कि भैया लू लग गई, लू लग गई। अब लू लग गई, किसी को हीट स्ट्रोक हुआ, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको अस्पताल ले जाओगे, रिहाइड्रेट करोगे, आईवी वगैरह लगवाओगे? नहीं भाई साहब, क्या करेंगे, उसको लिटाएंगे, उसके तलुओं में घी लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, आम पन्ना पिलाओ भैया, इसको आम पन्ना पिलाओ, आम पन्ना पिलाओ, अच्छा हो जाएगा। भाई ये सब बुरा नहीं है, पर सबसे पहले उसको रिहाइड्रेट कर दो, उसको अस्पताल ले जाओ, आईवी लगवा दो। पर नहीं, लू लग गई, लू लग गई, आम पन्ना पिलाओ, घी लगाओ तलुओं में, ऑयल लगाओ तलुओं में। दादा ये सब कर लेना, पर बेचारे को बचा लो, पर नहीं, अपने ही चल रहे हैं इन लोगों का एटियोलॉजी एंड क्योर। उसके बाद स्किन डिजीजेस होती है, जैसे कि मान लो किसी को स्केबीज हो गई, तो पता क्या कहेंगे इन लोग, भैया ये तुमको ना बार बार चमड़ी की बीमारी होती, तुम्हारा खून खराब है, तुम्हारा ना खून साफ नहीं है, खून साफ करने के लिए ना नीम के पत्ते खाया करो। भाई कोई इनको नीम के पत्ते खिला दो, समझ में आ जाएगा कितने कड़वे होते हैं। मेरी माँ ने भी मेरे को कहा, तेरे को फुंसियां बहुत होती, नीम के पत्ते खा। उस चक्कर में पता नहीं नीम बना दिया है मेरे को। तो इम्प्योर ब्लड, याद रखना कि स्किन डिजीजेस या स्केबीज जो होती है, वो ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया खून साफ नहीं है इसीलिए, और खून साफ करने के लिए क्या, नीम की पत्तियां खिलाओ। भाई ये सब करवा लेना, नीम की पत्तियां, मैं नहीं बोलता कि बुरी होती हैं, पर भैया पहले स्किन डिजीज है, उसको उसको दवाई दे दो, आइवरमेक्टिन वगैरह कुछ दे दो, तो बेचारे को थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर नहीं, इम्प्योर ब्लड, अलग ही कॉजेस चल रहे हैं इन लोग के। ठीक है, तो ये हो गया सुपर नेचुरल कॉजेस, ये हो गया फिजिकल कॉजेस। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी। तो कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी के अंदर आपको पहले तो दो याद रखना है, सुपरनेचुरल कॉजेज और फिजिकल कॉजेज। और सुपरनेचुरल कॉजेज के अंदर भी रैथ ऑफ गॉड, ब्रीच ऑफ टैबू, पास्ट सिंस, इवल आई और स्पिरिट इंट्रूजन। और फिजिकल कॉजेज के अंदर इफेक्ट्स ऑफ वेदर और इम्प्योर ब्लड। समझ गए? तो ये आपका पहला पॉइंट कवर हो गया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्यों। तो
जो पुरानी सोच है, पुरानी तरह की सोच, उस सोच के माध्यम से ये लोग अपनी ही कॉज ऑफ डिजीज निकालते हैं कि इस वजह से ये बीमारी होगी, और अपने ही क्योर निकाल लेते हैं कि भैया नीम की पत्ती खिलाओ, या पूजा पाठ करो, या तांत्रिक के पास ले जाओ, या आम पन्ना पिलाओ। ठीक है, ये सब करो, लेकिन पहले इलाज करवा लो, फिर ये सब करो। ठीक, तो दैट वाज कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी एंड क्योर। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो आसपास का वातावरण हम अपनी सोच की वजह से साफ नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारी की तरफ जाते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। फॉर एग्जांपल, जो गांव साइड के एरियाज है ना, वहां पे अभी काफी प्रचलित है ओपन फील्ड डेफिकेशन, खुले में शौच। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये हार्मलेस है, और वो लोग बोलते हैं कि घर में बाथरूम या टॉयलेट्स बनाना उनको एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में गंदगी हम नहीं करेंगे, मतलब हम पूरे खेतों में जाके पूरे गांव में गंदगी करेंगे, अपने घर में गंदगी नहीं करेंगे। दादा, वो जो बाहर जाके कर रहे हो ना, उससे बीमारी तुम्हारे घर के अंदर आएगी। उनको ये समझ नहीं आता, उनको बस ये समझ में आता है कि घर में बाथरूम नहीं बनाओ, जिससे घर में गंदगी नहीं होगी, बाकी गांव में पूरी जाके गंदगी करते रहे, तालाब पे बैठ के, रोड के किनारे बैठ के, लेकिन घर में नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में बीमारियां फैलती हैं, मगर उनकी सोच है वैसी। वही तो पहला है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सीडेंट। इनफैक्ट पता, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने घर के अंदर टॉयलेट्स बना भी दिए, मगर वो पता क्या करते हैं, सीरियसली ये मैंने देखा है कि वो उसको नीचे जो पॉट लगा है उसको बंद कर देते हैं, उसमें अलमारी बना के उसको अलमारी की तरह यूज करते हैं वॉशरूम को, और जाते वो अभी भी ओपन फील्ड डेफिकेशन है। तो ये चीज याद रखना, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। फिर अगला आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पता है, गांव साइड ही देखा है मैंने कि क्या करते हैं, जो घर का जितना भी सारा कचड़ा वगैरह निकला ना, उसको घर के बाहर ही डंप कर देते हैं। तो घर के बाहर ही एक गड्ढा टाइप का बनाते हैं, उसमें डालते जाते। क्यों? क्योंकि भैया ये तो डिकम्पोज होके खाद बनेगा, खाद को हम फार्मिंग में, खेती में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तुमको खाद बनानी है बनाओ, लेकिन तुमको ये नहीं दिख रहा कि भैया ये खुले में पूरा कचरा पड़ा है, उसमें पूरी जो फंगियां हैं, उस हाउस फ्लाई है, वो सब उस कचड़े में बैठेंगी, उसके बाद आके तुम्हारे खाने पे बैठेंगी, बीमार पड़ जाओगे। पर नहीं, सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट को घर के बाहर फेंकना है, घर के बाहर इकट्ठा करना है, जो कि सड़ेगा, उसके बाद उसका खाद बनेगा, खाद से अच्छी फसल होगी। दादा, लेकिन उसके अलावा बीमारी होगी, उसका क्या? नहीं, सोचता ही नहीं है। उसके अलावा और भी देखा है तुमने, गांव साइड देखा होगा कि जो गाय का गोबर होता है, उसको उन लोग सुखाते हैं, फिर कंडे बनाते हैं, फिर उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, करो, मगर मगर अगर वो गाय बीमार रही, उसके जो गोबर है उसमें कीटाणु वगैरह रहे, तो वो जो घर की जो औरतें वगैरह होती हैं, वो जो काऊ डंग को हैंडल करती हैं, गाय के गोबर को हैंडल करती हैं, क्या उनको बीमारी नहीं हो सकती? पर इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे वो। तो ये भी कुछ है कि भाई डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में सॉलिड वेस्ट और काऊ डंग, उसको भी इस तरह से यूज करते हैं कि बीमारी हो सकती है। एक और चीज है पता, वाटर सप्लाई। गांव साइड ही देखोगे तुम कि गांव में होता है एक बड़ा सा कुआं, बहुत अच्छा है, उस कुएं का इस्तेमाल करते हैं वो पीने के पानी के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर पंगा पता क्या है, सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम देखोगे वहीं बाजू में बैठ के नहा रहे हैं, वहीं बाजू में बैठ के कपड़े और बर्तन धो रहे हैं, बर्तन कुएं के बाजू में। और तो और भैया, जानवरों को भी ले आते हैं, वहीं उनको भी नहला रहे हैं। अब ये आधा पानी कुएं के बाहर जाता है, ये सारा गंदा आधा पानी कुएं के अंदर जाता है। फिर क्या? फिर वापस उसी कुएं के पानी को निकाल रहे हैं और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दादा, बीमार तो पड़ोगे ना। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। उसके अलावा ये हमारे कल्चर में एक और चीज बहुत फेमस है पता, कि जो नदियां होती हैं ना, वो बहुत ही पवित्र होती हैं। मैं भी बोलता हूँ पवित्र होती हैं, वेरी गुड। तो ना, जब भी कुंभ वगैरह का मेला लगता है, और अलग अलग शाही स्नान होते हैं, पूर्णिमा वगैरह आती है, तो ना इस इन्हीं नदियों में बढ़िया डुबकी लगाते हैं, इन्हीं नदियों का पानी पीते हैं, बोलते हैं उससे पुण्य मिलता है। ठीक है भाई, पुण्य मिलता है, मगर ये अच्छी बात है तब
जब इन्हीं नदियों को आप उतना साफ रखोगे, एकदम साफ सुथरी, एकदम स्वच्छ रहेंगे ना, तब ये चीज कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छा है, हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। मगर अगर आप इन नदियों को साफ नहीं रख रहे हो, सारी गंदगी इसमें मिल रही है, इनफैक्ट कई जगह तो शहर के नाले जाके नदियों में खुलते हैं, डंप होता है पूरा कचरा नदियों में। अब इन्हीं नदियों में अगर तुम जाके डुबकी लगाओगे, इसका पानी पियोगे, तो तुमको पुण्य तो मिलेगा, मगर साथ में खूब सारी बीमारियां भी मिलेंगी। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे हमारा कल्चर हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है और बीमारी की तरफ ले जा सकता है। ठीक। उसके अलावा भी होते हैं स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भैया पहले के जमाने में स्टेप वेल्स बना दिए जाते थे, और उसका सबसे ज्यादा एसोसिएशन देखा गया था गिनी वर्म डिजीज के साथ। ठीक है। ठीक है, अब गिनी वर्म डिजीज नहीं मिलती है, लेकिन स्टेपवेल को एज अ गिनी वर्म डिजीज के साथ एसोसिएशन हमेशा शो करना, जहां भी तुमको आंसर में लगे स्टेपवेल और गिनी वर्म डिजीज, ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आजकल नहीं मिलती गिनी वर्म डिजीज, लेकिन इसको भी अपने आंसर में डाल सकते हो। उसके अलावा हाउसिंग। हाउसिंग में तुमने गांव साइड ही देखा होगा कि गांव में ना कच्चे कच्चे मकान होते हैं। अब ये जो कच्चे मकान होते हैं ना, इनमें ना अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्लास्टर भी नहीं करते हैं कि भाई सीमेंट से, रेत गिट्टी से प्लास्टर कर दे, नहीं। उसमें तुम देखोगे तो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये दीवालों में, फर्श में डैम्पनेस आएगी। अब फर्श अगर पक्के नहीं रहेंगे, कच्चे रहेंगे, तो वहां से रॉडेंट्स आ जाएंगे, बीमारी होगी। इनफैक्ट इन्हीं घरों में तुम देखोगे सेपरेट किचन नहीं होता। जहाँ पे सो रहे हैं वहीं बाजू में खाना बन रहा है, तो खूब सारा धुआं निकलेगा, फेफड़ों में जाएगा, इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट कोई सेपरेट किचन, सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं है। वहीं बाजू में देखोगे तो वहीं थोड़ा बाजू में बर्तन वगैरह धुल रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं, वहीं गंदगी हो रही है, तो वहां भी बीमारी मिलेगी। इनफैक्ट तुम गांव साइड देखोगे तो गांव में जानवर वगैरह पालने का बहुत चलन होता है, अच्छी बात है। मगर ना जानवरों को थोड़ी दूरी पे, घर से करीब 30 फीट की दूरी, 50 फीट की दूरी पे बांधना चाहिए, नहीं घर के अंदर ही जानवर भी बंधे हुए हैं, वो जानवर भी वहीं गंदगी कर रहे हैं। उस चक्कर में होगा क्या? आप हाउसिंग की वजह से ही बीमार पड़ जाओगे। तो ये भी एक चीज देखी गई है जो हमको बीमारी की तरफ ले जा सकती है और हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स एनवायरमेंटल सैनिटेशन के, कि भाई डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वाटर सप्लाई और हाउसिंग। समझ गए? तो इस तरह से हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोच है, वो हमको बीमारी की तरफ भी ले जा सकता है। ठीक। तो ये हो गया सेकंड, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। फिर आता है फूड हैबिट्स। तो देखो, अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे, मगर हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर यहाँ देना हो ना, कि भाई कई कई रिलीजन है जहाँ पे कहते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाओ। अब ठीक है, वेजिटेरियंस जो होते हैं उसमें बहुत सारे आपको, ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती हैं वेजिटेरियन डाइट से भी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से ही मिलेंगी। पर नहीं, हम तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। ठीक है भाई। इनफैक्ट कुछ रिलीजन्स में वेजिटेरियन में भी होता है कि जैसे रिलीजन्स में कुछ होता है कि भाई मांस मच्छी नहीं खाएंगे, सिर्फ वेजिटेरियन रहेंगे। वहीं कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं कि भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम स्पेसिफिक चीजें ही खाएंगे। तो इस तरह से होता क्या है ना, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होने लगते हैं अलग अलग रिलीजियस कस्टम्स और बिलीफ की वजह से। तो इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसे अपनी डाइट को मेंटेन कर सकें अपने रिलीजियस कस्टम्स और बिलीफ्स को फॉलो करते हुए। तो ये भी कुछ फूड हैबिट्स हैं जो आपको बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। इनफैक्ट तुमने बचपन से देखा होगा, मम्मा पापा लोग कहते थे, स्पेशली मम्मा, कि कई खाने खाने के आइटम्स होते हैं जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, और कई खाने के आइटम्स होते हैं जो ठंडक पैदा करते हैं, जो ठंडे होते हैं। तो जैसे कि अंडे और गुड़। नहीं, मम्मा लोग बोलते थे अरे ठंड में अंडे और गुड़ खाओ यार, ये शरीर को गर्म करते हैं। ठीक है भाई। कुछ बोलते हैं कि भाई गर्मी में दही खाना चाहिए, गर्मी में नींबू खाना चाहिए, शरीर को ठंडक देते हैं। ये भी ठीक है भाई। मगर क्या होता है जब सीजन उल्टा हो जाता है, कि भाई गर्मी में
अंडे और गुड़ वगैरह मत खाओ, शरीर को गर्म करते हैं, पेट खराब हो जाएगा। मतलब पूरी गर्मी हमको अंडे ही नहीं खाने मिलेंगे, पूरी गर्मी गुड़ को छूने नहीं मिलेगा। ऐसे ही ठंड, ठंड में या रात में बोलते हैं मम्मा लोग, अरे दही रात में नहीं खाना, गला पकड़ लेगा। अरे नींबू 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 क्यों डाल रहे हो खाने में, गला पकड़ लेगा, रात में नहीं डालते। तो भैया हमको विटामिन सी कहाँ से मिलेगा हमको। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी सोच है, अब सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सोच है जिनकी वजह से भी कई बार न्यूट्रिशन में हम डेफिशिएंट रह जाते हैं, सिर्फ हमारे सोच की वजह से। तो फूड हैबिट्स में ये चीजें याद रख सकते हो। उसके बाद आता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो भैया मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में भी ना कुछ बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और कुछ बहुत बुरी प्रैक्टिसेस भी हैं जो हमको बीमारी की तरफ ले जा सकती है। जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है उसको बढ़िया तेल से नहलाना, तेल से उसकी मसाज करना और थोड़ी देर धूप दिखाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ये सब करना चाहिए भाई। कि सर्कुलेशन बढ़ता है शरीर में, विटामिन डी मिलता है, और बिलीरुबिन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। धूप से एक्सपोजर अच्छी चीज है, ठीक है। कि भाई कर दो, मसाज कर दो, ऑयल बाथ करा दो, सन का एक्सपोजर करा दो, अच्छी चीज। मगर कुछ बुरी चीजें भी हैं जो हमारे कस्टम्स की वजह से, जो हमारी सोच की वजह से बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। जैसे कि कई जगह बोलते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में माँ को अंडा नहीं खिलाना, फिश नहीं खिलाना, मीट नहीं खिलाना, नॉन वेज नहीं खिलाना, ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। दादा अगर उनके कल्चर, उनके कस्टम्स, रिलीजन उनका अलाउ करता है कि वो नॉनवेज खा सकते हैं, तो भाई खिला दो ना, बुरा नहीं होता है, उसको न्यूट्रिशन ही मिलेगा प्रेग्नेंट लेडी को। पर नहीं, इनफैक्ट कई जगह ये भी देखा गया है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी को पपाया मत खिलाओ। क्यों? क्योंकि ये अबॉर्टिफिकेंट्स जैसे काम करता है, अबॉर्शन करा देगा पता नहीं कहाँ से, पर बोलते हैं तो भाई ठीक है। तो कई जगह ये होता है। इनफैक्ट कई, तुम गांव साइड जाओगे ना तो वहां पे होम डिलीवरी को प्रेफर करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को नहीं। क्यों? बोलते हैं अरे हम तो ना, हमारे घर का बच्चा जो है ना वो घर में ही जनेगा, और घर का वातावरण साफ सुथरा होता है, हम घर में ही बच्चे जनेंगे। हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, वो भी तो घर में ही पैदा हुए थे। दादा पिताजी के पिताजी घर में पैदा हुए थे क्योंकि उस समय घर में, वो गांव में अस्पताल नहीं था। अब गांव में अस्पताल है, वहां पे डॉक्टर है, तो भैया वहां पे तुम जाके बच्चा पैदा कराओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पर नहीं, सोच उनकी। तो उस चक्कर में भी कई बार प्रेगनेंसी के आउटकम थोड़े बुरे हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि होम डिलीवरी खराब होती है, मगर आप स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के थ्रू कराओगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में ज्यादा अच्छी केयर होगी। और इनफैक्ट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया डिलीवरी के समय, तो उसको भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। पर नहीं, हम थोड़ी मानेंगे, हमारी सोच ऐसी है। तो ठीक है भैया। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉम। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, कोलेस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। और बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध देना ही चाहिए, कोलेस्ट्रॉम। पर नहीं, कई जगहों पे, कई रूरल एरियाज में सोच है कि ये जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है ना, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, बच्चे पचा नहीं पाता है, इसको फेंक देना चाहिए, फिर जब सफेद दूध आ जाए वो पिलाना चाहिए। भाई साहब बहुत ही गलत सोच है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, तो कोलेस्ट्रॉम को ड्रेन अवे नहीं करना चाहिए। पर कई जगह पे कस्टम्स है, कई लोगों की बिलीफ है कि भाई इसको ड्रेन ऑफ कर दो। गलत है, पर क्या करें। तो इस तरह से भी बच्चा बीमारी की तरफ जा सकता है, डेफिशिएंट रह सकता है। तो ये कुछ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में बैड प्रैक्टिसेस हैं जिनको रोकना चाहिए। ठीक। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए, मदर एंड चाइल्ड वाला भी हो गया। फिर कुछ पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं जो कि हमको बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि तुमने रूरल एरियाज में ही देखा होगा, दांत साफ करने के लिए दातून का इस्तेमाल करते हैं। नीम की डंडी तोड़ लेते हैं, पता नहीं नीम से बहुत ज्यादा प्यार है सबको, तो नीम की डंडियां तोड़ लेते हैं और फिर उसे दातून करते हैं। ठीक है, अच्छा है, मैं नहीं कहता कि बहुत बुरा है। मगर क्या कि वो नीम की जो डंठल आपने तोड़ी है, वो अच्छे से साफ नहीं की हो, तो उसमें गंदगी लगी हो, उसको आपने मुंह में डाल लिया, आपके तो लग गए। फिर उससे अच्छा भैया टूथब्रश और पेस्ट से कर लो, वो तो पता है साफ होगा। उसके अलावा एशेस और चारकोल,
इनको लेते हैं, जो राख होती है उसको सीधी उठाते हैं, या चारकोल होता है उसको सीधा उठाते हैं, दांत साफ करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एशेस चारकोल बहुत खराब चीज है, मगर क्या कि अगर वो उतने साफ नहीं हुए और उनको तुम डायरेक्ट मुंह में डाल रहे हो, बीमार हो सकते हो। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे, जो पहले जो ट्रेडिशनल बार्बर्स और नाई होते थे ना, वो क्या करते थे, उन्होंने एक इंसान की दाढ़ी बनाई। जब वो इंसान की दाढ़ी बन गई, उसके बाद अपना उस्तरा लिया, पानी का डंका वहां पड़ा रहता था, उसमें उस्तरे को साफ किया, फिर दूसरे की दाढ़ी बनाने लगे। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने ढंग से उस उस्तरे को स्टेरलाइज ही नहीं किया। मान लो अगर पिछले कस्टमर को कोई बीमारी रही होगी और हल्का सा कट लगा होगा, उसका खून वगैरह उस्तरे में आया होगा, धो तो लिया, लेकिन क्या कि अगर कोई रेमिनेंट्स उसके हों, उसके कीटाणु के या खून के रेमिनेंट्स हो, फिर दूसरे को तुम उसी उस्तरे से तुम उसको साफ कर रहे हो। इनफैक्ट पहले तो ब्लेड्स भी नहीं बदल सकते थे पुराने उस्तरों में, तो बस पानी से धो लेते थे, तो पिछले वाले की बीमारी अगले वाले को लग जाएगी। तो ये भी देखा जाता था। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पर्सनल हाइजीन में, स्मोकिंग हबल बबल। हबल बबल मतलब हुक्का। गए हो ना हुक्का बार वगैरह, सब गए होगे हुक्का बार वगैरह। वहां होता क्या है, एक ने लिया, बड़ा गुड़ 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 किया, फिर दूसरे को दे दिया, दूसरे ने भी अपने मुंह में लगाया, गुड़ गुड़ किया, फिर तीसरे को दे दिया वही चीज, उसने गुड़ 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 किया। इससे ना एक को भी अगर इस पूरे ग्रुप में कोई बीमारी है ना, तो सबको हो जाएगी। और इनफैक्ट देखा भी गया है कि हुक्का जो है उसका टीबी से एसोसिएशन बहुत देखा गया है। तो ये भी एक तरह का है कि भाई वहां तुम रूरल एरियाज में चल जाओ, वहां तो कल्चर होता है कि गुड़ो 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 करते रहते हैं। मेहमान आता है तो बोलता है ये लो तुम भी गुड़ो 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 करो। हुक्का 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 के चक्कर में लग जाती है लोगों की। तो ये भी देखा गया है। उसके अलावा ना कई जगह तुमने देखा होगा कि सिगार का जो जलता हुआ एंड है ना, उसको मुंह में अंदर डाल के उसके बाद फिर उसको खींचते हैं। अलग ही उनको ग्रेटिफिकेशन मिलता है दादा, लेकिन जो छोटी छोटी इंजरी कराता है ना वो जलता हुआ सिगार मुंह के अंदर, वही आगे जाके आपको ओरल कैंसर कराता है, पर इसका कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक, तो ये कुछ बहुत सारी है इनकी लिस्ट। कुछ चीजें हमने बताई जो हमारी पर्सनल हाइजीन अगर हम ध्यान ना रखें तो बीमारी की तरफ ले जा सकता है। उसके अलावा सेक्स एंड मैरिज में भी कुछ चीजें हैं जो गलत है, जो समाज की सोच है वो गलत है, मगर हम क्या करें। जैसे कि एक, पता नहीं मेरे को बहुत गलत लगती है कि अगर वुमन मेंस्ट्रुएशन पे है, कि अगर उसके पीरियड्स आए हैं, मेंस्ट्रुएशन पे है, तो वो मंदिर के अंदर नहीं घुस सकती, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई उसमें उस बंदी की क्या गलती है, वो तो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है ये। उसमें उस गंदी बंदी की थोड़ी कोई गलती है कि गंदगी है उसमें कुछ, कि वो मंदिर के अंदर नहीं घुस सकती है, कि भाई साहब वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है। ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, पर नहीं, कुछ कस्टम्स और बिलीफ्स ऐसे हैं, कुछ रिलीजियस कस्टम्स हैं कि मंदिर में नहीं घुसना, पूजा पाठ नहीं करना। इनफैक्ट मैंने तो अपनी पहचान वालों में कईयों में देखा है कि जो बंदियां होती हैं कि भाई घर की बहू को अगर मेंस्ट्रुएशन आया है या बिटिया को, तो किचन में नहीं घुसने देंगे। मतलब जिंदगी में उन लोगों ने कभी खाना नहीं बनाया होगा, मगर अगर बहू को मेंस्ट्रुएशन है तो वो लोग खुद जाके अटर शटर कुछ भी बना देंगे, वो भी खाएंगे, उन लोगों को भी खिलाएंगे, लेकिन किचन में घुसने नहीं देंगे। ये सोच गलत है। हाँ, अगर तुम ये सोच के उनको किचन में नहीं घुसने दे रहे हो कि भाई आपको पेन हो रहा है, आप थोड़ी कमजोर हो, अभी हम खाना बना देते हैं, तब तो भाई ठीक है। मगर तुम ये सोच के साथ उनको किचन में नहीं घुसने दे रहे हो कि भाई क्योंकि तुमको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तुम अभी साफ नहीं हो, तो ये सोच खराब है भाई। एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, समझो। और उसमें उसकी गलती नहीं, तुम उनकी सोचो, उनकी मानसिकता, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। छोटी बच्ची है 15-16 साल की, उसको मेंस्ट्रुएशन आ गया, तो तुम पूजा नहीं करने दे रहे हो, किचन में घुसने नहीं दे, उसको लगेगा कि भाई ये गलत चीज हो रही है, ये गलत है मेंस्ट्रुएशन, पर एक्चुअली इट इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। तो ये सोच बदलनी होगी कि भाई, और पहचान वालों में ही, अपनी पहचान वालों में ही कईयों को देखना ऐसी सोच है जो कि मुझे लगता है गलत है। आई डोंट नो, पर मुझे लगता है गलत है। ठीक, तो ये कुछ वुमेन ऑन मेंस्ट्रुएशन। उसके अलावा अर्ली मैरिज, भाई मानो या ना मानो, चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया, सब कुछ आ गया, मगर आज भी इंडिया में कई जगह बाल विवाह होते हैं, बालिका वधू आती हैं, पर है भाई सोशल कस्टम से उन लोगों के बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। पर अभी भी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे प्रदेशों में अभी भी बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज होती है।
जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो छोटी बच्ची है वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही रेडी नहीं होती है जिस चीज के लिए आप वो करा रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। उसके अलावा दो टर्म्स होती हैं, दैट इज पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। इनको समझना क्या होता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक आदमी की बहुत सारी औरतों के साथ शादी होना, जबकि पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक बंदी की या एक वुमेन की बहुत सारे मर्दों के साथ शादी होना या आदमियों के साथ शादी होना, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी के एग्जाम्पल में तुमने पुराने जमाने में देखा होगा, एक राजा होता था जिसकी बहुत सारी रानियां होती थी, तो दैट इज पॉलीगैमी, कि भैया एक राजा है जिसकी बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारी रानियां होती थी अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी रानियां होती थी। तो ऐसा एग्जाम्पल याद कर सकते हो, पॉलीगैमी से एक आदमी की शादी बहुत सारी औरतों के साथ होगी। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री में एक औरत की शादी बहुत सारे आदमियों के साथ होगी। इसके एग्जाम्पल में जो मुझे याद आता है, तुमने पढ़ा या सुना होगा महाभारत में कि पांडव और द्रौपदी, तो एक द्रौपदी थी जिनके साथ 5 पांडव थे, अगर तुमने पढ़ा हो, दैट वाज द्रौपदी एंड पांडव। तो ये एज एन एग्जाम्पल तुम याद रख सकते हो पॉली एंड्री के लिए, कि द्रौपदी एंड 5 पांडव, आई गेस अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे। तो इस तरह से 5 पांडव और 5 पांडव के साथ एक द्रौपदी थी, ठीक है। जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर युधिष्ठिर थे सबसे बड़े जो थे, फिर भीम थे। तो इस तरह से 5 पांडव थे और एक द्रौपदी थी, उसको आप पॉली एंड्री में याद कर सकते हो, ठीक। अब ना कंफ्यूजन होता है वाइवा के समय, पॉलीगैमी में आप उल्टा बोल देते हो, पॉली एंड्री बोल देते हो, पॉली एंड्री में उल्टा बोल देते हो पॉलीगैमी। इसको याद कैसे करेंगे। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। अब गैमी, गैमी में तुम देखोगे तो गैमी को तुम ग्रैमी की तरह याद रख सकते हो। ग्रैमी मोस्टली लड़कियों का नाम होता है, या ग्रैमी अवार्ड वगैरह देखा होगा। इनफैक्ट तुम जी है इसमें, जी फॉर गर्ल होता है। तो पॉली मतलब बहुत सारी, और गैमी जो कि लड़कियां होती हैं, या जी फॉर गर्ल या जी फॉर गायनी, तो बहुत सारी लड़कियां। पॉली बहुत सारी, गैमी या ग्रैमी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। तो एक आदमी, बहुत सारी लड़कियां, पॉली गैमी। ऐसे ही पॉली एंड्री की बात करोगे, पॉली का मतलब तो बहुत सारे हैं। अब एंड्री, एंड्री में तुम ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ANDR, एंड्रोजन, एंड्रोजन को हम ज्यादातर लड़कों के साथ रिलेट करते हैं। या फिर एंड्री अगर तुम देखो तो नाम भी एंड्रयू टाइप का दिख रहा है, तो एंड्रयू, तो एंड्रयू नॉर्मली लड़कों का नाम होता है, तो एंड्रयू, पॉली एंड्रयू यानी बहुत सारे एंड्रयू। एंड्रयू बोले तो लड़के, या पॉली एंड्र, एंड्र मतलब एंड्रोजन, बहुत सारे लड़के, पॉली एंड्रयू बहुत सारे लड़के, समझ गए। तो पॉली बहुत सारे, एंड्री मतलब एंड्रयू, एंड्रयू यानी बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के पॉली एंड्री। पॉलीगैमी, तो पॉली मतलब बहुत सारे, गैमी या ग्रैमी यानी लड़कियां, तो बहुत सारी लड़की। ऐसे याद कर सकते हो, इससे याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो तुमको रोल ऑफ हेल्थ, कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई थ्योरी एग्जाम पे तो ना भैया, इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट भी आता है, स्टार क्वेश्चन है। इस पे आपको सवाल कहीं ना कहीं पीयूज यूज या सेशनल में फंसेगा ही फंसेगा। तो याद रखना, याद रखना ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है, और वाइवा वाला इसमें एमसीक्यूज के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अगर मैं वाइवा की बात करूं, तो वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो वाइवा में जो आपसे पूछा जाएगा ना, दैट इज एक टर्म जो मुझे हमेशा मिलती है, दैट इज पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। इस पे आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे जो कल्चरल फैक्टर्स है ना,
इनके एग्जाम्पल्स के तहत पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप एग्जाम्पल के साथ समझाओ, या फूड हैबिट्स या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वाले में आप एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ। तो आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के एग्जाम्पल जो अपन ने अभी डिस्कस किए उनको भी याद रखना है। ठीक, अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलते हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज होते हैं। तो एज सच मुझे इसमें एमसीक्यूज मिले तो नहीं, पर जो मुझे लगता है जिसपे एमसीक्यू बन सकता है वो है पॉलीगैमी और पॉली एंड्री एंड्रयू, ये पॉली एंड्री, इस पे आपको एमसीक्यू बन सकता है। तो ये तो जरूर याद रखना कि पॉलीगैमी होता है बहुत सारी लेडीज एक मैन के साथ, और पॉली एंड्री बहुत सारे जेंट्स एक वुमेन के साथ। ठीक, पॉलीगैमी पॉली एंड्री। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको कल्चरल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।